नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पाकिस्तान का प्लान ए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा के लिए फेल कर दिया और उसके पास प्लान बी है नहीं। तो भारत की नकल में, जैसे भारत ने दुनिया के 30 से ज़्यादा देशों में अपना पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भेजा है, इसमें सत्ता पक्ष के सांसद हैं और विपक्ष के भी हैं। इन सब को भेजा गया है अलग अलग देशों की राजधानियों में अपना पक्ष रखने के लिए। और पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद को चला रहा है और उसका भुगतान किस तरह से भारत के निर्दोष लोग कर रहे हैं, किस तरह से उनका खून बहाया जा रहा है, पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, ये सब बताने के लिए। अब पाकिस्तान को लगा कि हम भी ऐसा करते हैं, तो नकल करने के लिए थोड़े अकल की भी ज़रूरत होती है, लोगों की भी ज़रूरत होती है, अक्लमंद लोगों की। तो पाकिस्तान में ऐसे लोग तो हैं नहीं, तो चाचा भतीजे खुद ही निकल पड़े। चाचा यानी शहबाज शरीफ, जो अनइलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, वो धोखाधड़ी से तिकड़म से जो है प्रधानमंत्री बने हुए हैं। और उनका जो सेनाध्यक्ष जो रिटायरमेंट के बाद बना, वो भी जो है वो धोखाधड़ी से ही बना है और अब फील्ड मार्शल बना दिया गया है उसको। यानी हारे हुए को जीता दिखाने के लिए उसको फील्ड मार्शल बना दिया गया। लेकिन ऐसा है कि इस मुलम्मे से सच्चाई तो छिपती नहीं है, पूरी दुनिया को पता चल गया है। जो पिक्चर्स भारत ने दिखाई हैं, जो सैटेलाइट इमेजेस दिखाई हैं, उनसे पूरी दुनिया को पता चल गया है कि असल में पाकिस्तान का हाल क्या हुआ। और प्रधानमंत्री और हमारे DGMOs ने पहले ही बताया था कि क्या क्या हुआ, किस तरह से क्या नुकसान किया है। 22 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए हमने। पूरी उनकी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनका पूरा, वो ख़त्म कर दिया। ये सब तो हो चुका। अब पाकिस्तान को मदद की ज़रूरत है। उसका प्लान ए क्या है पहले तो ये बता दें, या क्या था। उसका प्लान ए हमेशा से 1947 से, कल प्रधानमंत्री ने स्पष्ट भी किया कि जब देश का बंटवारा हुआ उसी रात से हमला शुरू हुआ जम्मू कश्मीर पर। मुजाहिदीनों के भेष में पाकिस्तानी आर्मी घुसी जम्मू कश्मीर में। उन्होंने कहा वो पहला आतंकी हमला था। उसी समय अगर उसको ख़त्म कर देते तो आज ये नौबत ना आती। तो आतंकवाद पाकिस्तान का प्लान ए था। उसको मालूम था, उसने 4-4 युद्ध लड़के भी देख लिए कि वो युद्ध में भारत से जीत नहीं सकता। तो उसका प्लान ए जो है आतंकवाद था, जिसको हम गलती से कहते थे प्रॉक्सी वॉर, क्योंकि हम कोई जवाब नहीं देना चाहते थे। हम पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते थे, यानी 2014 से पहले की सरकारें। इसलिए उसको प्रॉक्सी वॉर या छद्म युद्ध कहते थे। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया कि ये प्रॉक्सी वॉर जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये दरअसल वॉर है, रियल वॉर है, और हम ये युद्ध लड़ रहे हैं और इसका जवाब युद्ध के तरीके से ही दिया जाएगा। तो पाकिस्तान के ये जो चाचा भतीजा हैं, ये पहुँचे पहले तुर्की। तुर्की जो है मजहब के नाम पर पाकिस्तान का समर्थन करता है। तुर्की को खलीफा बनना है फिर से मुस्लिम वर्ल्ड का, तो इसलिए भी पाकिस्तान का समर्थन करता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर वो हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है। और अनुच्छेद 370 जब हमने हटाया था तब भी उसने पाकिस्तान का साथ दिया था यूनाइटेड नेशंस में और उसके बाहर भी। तो तुर्की के बारे में तो हमें पहले से मालूम है कि वो साथ देगा, साथ दे रहा है। तुर्की ने ड्रोन भेजे थे, ड्रोन का क्या हाल किया हमारी फ़ौजों ने, ये आपने देख लिया। और अब तुर्की पर दबाव बढ़ रहा है, सरकार की ओर से भी हमारी और जनता की ओर से भी। बड़े पैमाने पर तुर्की जाने की जो बुकिंग्स हैं, होटल बुकिंग्स, फ़्लाइट्स की बुकिंग, वो कैंसिल हो रही हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग का एक बड़ा केंद्र था, वो धीरे धीरे उसमें बहुत बड़े पैमाने पर कमी आ रही है। उसके अलावा उसकी एक प्राइवेट कंपनी जिसमें तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान की बेटी हिस्सेदार है, सबसे बड़ी हिस्सेदार है, सेलेबी, उसको ग्राउंड हैंडलिंग का ठेका मिला था, उसको भारत सरकार ने रोक दिया। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। सरकार ने सुरक्षा कारणों से उसको NOC पर उसकी रोक लगा दी थी। लेकिन हाई कोर्ट को लगा कि यहाँ न्याय करना बड़ा ज़रूरी है, सुरक्षा, देश की सुरक्षा बाद में आती है, तो उन्होंने इस पर अभी स्टे लगा दिया है।
हालांकि अभी अंतिम फैसला आया नहीं है। लेकिन इसके बाद ये चाचा भतीजे पहुँचे ईरान। इनको लगा कि ईरान पहुँचेंगे, ईरान हमारा समर्थन करेगा और भारत के लिए मुश्किल हो जाएगी। भारत और ईरान के अच्छे संबंध हैं और ईरान अगर पाकिस्तान का खुलकर समर्थन कर दे इस मुद्दे पर तो पाकिस्तान के लिए ये बड़ी जीत की तरह होता है। उसको लगता है कि हमने एक तमगा हासिल कर लिया है, हमने एक जो है पदक हासिल कर लिया है। तो ईरान पहुँचे ये चाचा भतीजे। ईरान ने जो किया, ईरान के राष्ट्रपति ने इस बातचीत के बाद जो बयान जारी किया, मुझे लगता है कि पिछले 77 साल में पाकिस्तान की इससे ज़्यादा बेइज्जती नहीं हुई होगी। ख़ास तौर से उसके प्रधानमंत्री और उसके फील्ड मार्शल, सेनाध्यक्ष से फील्ड मार्शल हो गया है आसिम मुनीर, तो उन दोनों की एक साथ इतनी बड़ी बेइज्जती शायद इससे पहले कभी हुई हो। वो गए थे समर्थन मांगने। वो एक कहावत है मुस्लिम समाज में कि गए थे रोज़े बख्शवाने, नमाज गले पड़ गई। वो हाल इनका हुआ, उससे भी बुरा हाल हुआ। भारत की आलोचना करवाने गए थे और अपने समर्थन में बयान दिलवाने गए थे। बयान आया क्या? बयान आया कि हम आतंकवाद का किसी भी रूप में समर्थन नहीं करते। पाकिस्तान और ईरान की सीमा पर जो आतंकवाद है वो रुकना चाहिए और पाकिस्तान की भूमि का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए हुआ और जनवरी 2024 में हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर कार्रवाई की और ज़रूरत पड़ी तो फिर करेंगे। अब इसके लिए मुझे नहीं लगता कि ये चाचा भतीजे तैयार रहे होंगे कि इस तरह का तमाचा पड़ेगा। अब इस हालत में भी नहीं है कि एक दूसरे का गाल भी सहला सके। ईरान से इतना बड़ा झटका, मुझे लगता है कि अब उनको लग रहा होगा कि क्यों आए यहाँ, ना आते तो ही अच्छा था। लेकिन ईरान ने वो काम करवा लिया पाकिस्तान से जो चाहता था। दो चीज़ें, एक ये कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम का पाकिस्तान ने समर्थन कर दिया। ईरान के परमाणु कार्यक्रम का समर्थन करने का मतलब है कि पाकिस्तान अमेरिका और पूरे यूरोप की नज़र में विलन जैसा बन गया, क्योंकि अमेरिका और यूरोप बिल्कुल नहीं चाहते कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम आगे चले। ईरान ने 60% जो है क्षमता हासिल कर ली है यूरेनियम को परिष्कृत करने की। 90% कर ले तो वो हथियार बना सकता है। तो अमेरिका और यूरोप का मानना है कि ईरान अल्टीमेटली हथियार बनाएगा, इसलिए शांतिपूर्ण उपयोग के लिए भी उसको परमाणु ईंधन का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाना चाहिए। उसका जो परमाणु कार्यक्रम है उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। उधर इजराइल तैयार बैठा है, एक बार अमेरिका का इशारा मिले, वेस्ट चुप हो जाए तो हम ईरान के जो परमाणु संयंत्र हैं, जो एटॉमिक फैसिलिटीज़ हैं, उनको बम से उड़ा देंगे। उसको ग्रीन सिग्नल मिल नहीं रहा है, लेकिन जिस दिन मिल जाएगा वो ऐसा कर देगा। प्रशंसा के नाम पर पाकिस्तान को सिर्फ एक कॉन्सोलेशन प्राइज़ अगर कहना चाहें तो कहें, उसमें भी उसके लिए फजीहत है। ईरान ने कहा कि पाकिस्तान की इस बात के लिए तारीफ़ होनी चाहिए कि उसने कभी इजराइल से संबंध सुधारने की कोशिश नहीं की, फ़िलिस्तीन का साथ दिया। अब फ़िलिस्तीन में जो हो रहा है, ख़ास तौर से जो हमास ने किया 23 सितंबर 2023 को, जिस तरह से बेगुनाह लोगों पर हमला किया, पूरी दुनिया में उसकी आलोचना हुई। उसी की वजह से पलटवार किया इजराइल ने हमास पर और हमास की हालत बिगाड़ दी है। अब हमास के सामने एक ही तरीका बचा है कि वो सिविलियंस को ढाल बना रहे हैं। वो अपनी मिसाइल्स जो है अस्पताल के नीचे रखते हैं, वो अपना जो है दफ्तर जो है स्कूलों से चलाते हैं, अपना कमांड सेंटर स्कूलों से चलाते हैं कि इजराइल जो है इन पर हमला नहीं करेगा। लेकिन स्कूल को तो छोड़िए, अस्पताल पर तो कर चुका है इजराइल। उसने अपने सैटेलाइट्स के जरिए, अपने इंटेलिजेंस के जरिए पता लगा लिया था कि अस्पताल के बेसमेंट में मिसाइल्स रखी गई हैं, हथियार रखे गए, उड़ा दिया। हल्ला हंगामा मचा, लेकिन इजराइल को कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
तो ईरान की इस यात्रा से पाकिस्तान की और ज़्यादा फजीहत हो गई है। अब ये जो चाचा भतीजा हैं अपने देश में भी मुंह दिखाने लायक नहीं है। तो जैसा मैंने कहा, इनके पास प्लान ए जो था, इनका जो 77 साल से चल रहा था आतंकवाद का, जो कभी प्रॉक्सी वॉर के नाम से, कभी नॉन स्टेट एक्टर्स के नाम से, इस नाम से चलता था, उसको तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया है कि ये सब हम मानने को परिभाषा तैयार नहीं है, ये सीधा सीधा युद्ध है और युद्ध की तरह जवाब देंगे। और सीधे कह दिया कि भाई या तो चैन से रोटी खाओ, नहीं तो हमारी गोली तो है ही। तो पाकिस्तान अब परेशान है कि कोई प्लान बी तो बनाया नहीं। तो प्लान बी के चक्कर में वो भाग रहे हैं इधर से उधर। तो पहले तुर्की गए तो उनको थोड़ा संतोष हुआ होगा, लेकिन तुर्की तो पहले से ही साथ था। जब वो हथियार दे रहा है, ड्रोन दे रहा है, पैसे दे रहा है, तो उसके खिलाफ होने का तो सवाल नहीं था। ईरान से बड़ी उम्मीद थी पाकिस्तान को, और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा निराशा ईरान से ही हुई होगी। दूसरी ओर चीन पाकिस्तान के तो साथ है, लेकिन चीन बहुत चालाक है इस मामले में। खुलकर कोई स्टैंड नहीं ले रहा है चीन। खुलकर उसने भारत की कोई आलोचना नहीं की है, भारत के खिलाफ सीधे सीधे कोई बयान नहीं दिया है। पाकिस्तान को वो हथियार ज़रूर देता रहा है, टेक्नोलॉजी भी देता रहा है, पैसे भी देता है, और उसका सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो है BRI, जिसको CPEC भी कहते हैं, वो फंसा हुआ है। उसमें उसके जो है 45 से 65 बिलियन डॉलर लगे हुए हैं, वो खतरे में है। तो चीन पाकिस्तान को एकदम से छोड़ नहीं सकता और छोड़ना भी नहीं चाहता। उसको लगता है कि पाकिस्तान की उपयोगिता बहुत है, भारत को हमेशा परेशान रखने के लिए, अस्थिर रखने के लिए पाकिस्तान से बढ़िया मोहरा नहीं हो सकता। लेकिन चीन ये भी जानता है कि वो खुले रूप से भारत के खिलाफ आएगा तो उसके लिए समस्या हो जाएगी। इस समय उसकी इकॉनमी जो है डाउनटर्न पर है। उधर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के कारण अलग परेशानी है। चीन में जो सबसे बड़ी उसकी खूबी थी मैन्युफैक्चरिंग का, जो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग का अड्डा बना, वो केंद्र बना, उसका कारण था उसका सस्ता लेबर। वो लेबर महंगा होता जा रहा है, वो हाईली स्किल्ड हो गया है, अब ज़्यादा सैलरी मांगता है। तो अलग अलग फैक्ट्रीज़ में अब हड़ताल जैसी या विद्रोह जैसी स्थिति आ गई है, क्योंकि जिस तरह से वो काम कराता वहाँ डेमोक्रेसी तो है नहीं। तो बंक बेड्स पर सोना पड़ता है जो कर्मचारी हैं, यानी ट्रेन की जो बर्थ होती है उस तरह से 3 बर्थ बनाई जाती है एक छोटे से कमरे में, उसमें उनको रहना पड़ता है। 10 से 12 घंटे की कंपलसरी ड्यूटी है, कोई छुट्टी नहीं मिलती, 3-3, 6-6 महीने तक घर जाने को नहीं मिलता है। उसका विरोध हो रहा है। तो चीन के सामने ये एक नई समस्या आ गई है। अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रभावित होती है तो उसकी इकॉनमी पर और ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। तो चीन अपने मामलों में भी फंसा हुआ है। तो एक सीमा से ज़्यादा वो पाकिस्तान की मदद नहीं कर सकता, लेकिन जितना उसको लगेगा कि भारत को परेशान करने के लिए इतनी मदद पाकिस्तान की करनी चाहिए, करेगा। लेकिन चाचा भतीजे को कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही है। ईरान ने, मैं फिर कह रहा हूँ, जो तमाचा मारा है, इसकी उम्मीद तो दोनों चाचा भतीजे को बिल्कुल नहीं रही होगी। ईरान ने बड़ा साफ कर दिया है कि अगर अपनी धरती का इस्तेमाल हमारे खिलाफ आतंकवाद के लिए होने दोगे तो हम फिर घुसकर मारेंगे। ये ठीक वही पॉलिसी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार की है कि आतंकवादी भेजोगे तो घुसकर मारेंगे, और आतंकवादी इस बार भेजोगे तो हम मानेंगे कि तुमने युद्ध छेड़ दिया है, तो तुम्हारे खिलाफ युद्ध करेंगे। तो ईरान भारत के बाद दूसरा ऐसा देश बना है दुनिया का जो पाकिस्तान के आतंकवादी अपरेटस, पाकिस्तान की आतंकवाद को पालने पोसने की नीति के खिलाफ खुलकर सामने आया है। क्योंकि ईरान भी परेशान है, पाकिस्तान से जो आतंकवादी ईरान में घुसकर हमला करते हैं उनसे परेशान है। और वो जनवरी 2024 में पाकिस्तान की सीमा में घुसकर अटैक कर चुका है। आपको मालूम है ईरान से ज़मीनी सीमा लगती है पाकिस्तान की। तो ईरान पाकिस्तान के प्रति कोई मुरव्वत नहीं दिखाना चाहता, और इराक तो बिल्कुल ही जो है पाकिस्तान के पक्ष में नहीं है। जिस तरह का आतंकवाद वो करता है उसके सख्त खिलाफ है। दूसरे जो मुस्लिम वर्ल्ड के देश हैं
उनसे भी, ख़ासतौर से सऊदी अरब जो उसका एक समय सबसे बड़ा जो है तारनहार था, उसने भी मुंह मोड़ लिया है, पैसा भी नहीं देते हैं और समर्थन भी नहीं कर रहे हैं खुल के। और अभी भारत के प्रधानमंत्री जेद्दा में थे ये ऑपरेशन सिंदूर होने से पहले। तो सऊदी अरब और भारत के संबंध लगातार अच्छे हो रहे हैं। सऊदी अरब और इजराइल के संबंध भी अच्छे होने वाले थे। अगर ये हमला हमास का इजराइल पर न हुआ होता तो शायद उन दोनों के बीच में कोई बड़ी संधि हो गई होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि उसी को रोकने के लिए ये किया गया था, और दूसरे और कई प्रोजेक्ट हैं उनको रोकने के लिए। तो वो कारण जो भी हो, फिलहाल पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, उसका प्लान ए तो पूरी तरह से, उसके जैसे एयरबेस ध्वस्त किए गए, उसका प्लान ए ध्वस्त हो चुका है। आपको याद होगा पहलगाम में भी वो एक आतंकी था, एक घोड़े वाला, जिसके बारे में एक महिला ने बताया कि फ़ोन पर बात कर रहा था, फ़ोन के लिए पूछा तो बोला नहीं है, फिर जो है मोजे में से फ़ोन निकाला और बात कर रहा था कि प्लान ए तो फेल हो गया, प्लान बी पर काम करना पड़ेगा। तो प्लान ये था कि गाड़ियों से हथियार आने थे, वो गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई। तो प्लान बी ये था कि जंगल में जो हथियार बंदूकें छिपा कर रखी हैं उनको निकाल कर उनसे हमला किया जाए। पाकिस्तान के पास अब कोई प्लान बी नहीं है और भारत कभी बनने भी नहीं देगा। और उसके अलावा प्रधानमंत्री ने जो सिंधु जल समझौते पर बात कही है, कहा अभी तो शुरुआत की है, अभी तो थोड़ी सी सफाई की है बांधों की, और वहाँ बाढ़ आ गई, उनको पसीने आने लगे। अभी हमने सिंधु जल समझौते को केवल स्थगित किया है। इसका मतलब है कि भारत सिंधु जल समझौते को एक बड़े हथियार के रूप में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने जा रहा है। इस पर न कोई बातचीत होगी न समझौता होगा। तो पाकिस्तान चारों तरफ से घिरता जा रहा है। अब जो प्रधानमंत्री जो बातें बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, तो वो पाकिस्तान के अंदर असंतोष पैदा करना चाहते हैं, जिसकी परिस्थितियां बनी हुई हैं। केवल भारत को उसको हवा देने की ज़रूरत है, समर्थन देने की ज़रूरत है, और वो काम शुरू हो चुका है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।